हरिओम नमः संस्कृताय। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक समास प्रकरण है, अतः हम सर्वप्रथम इस वीडियो में समास की कुछ विशेष लक्षण और उसके उदाहरण के साथ साथ विग्रह को समझेंगे। लौकिक विग्रह क्या होता है और अलौकिक विग्रह क्या होता है, और इनकी विशेषताओं के साथ साथ समास के हम प्रथम तीन भेद अर्थात केवल समास, अव्ययी भाव समास तथा तत्पुरुष समास को समझेंगे। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम हम लक्षण समझेंगे। लक्षण हमने प्रथम लक्षण दे रखा है समसनम समासः। समसनम नाम संक्षेपीकरणम, अर्थात हम संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। संक्षेपीकरण क्या है, यह जिज्ञासा होती है। तो संक्षेपीकरण वस्तुतः पदों का संक्षेपीकरण ही समास होता है। पदों का संक्षेपीकरण कैसे समास होता है? तो जो वाक्य में हम प्रयोग करते हैं विभिन्न पद, उन पदों में अगर हम कोई संक्षेप करते हैं, पदों का संक्षेपीकरण ही क्या होता है, समास होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः आगच्छति अथवा राजपुरुषः आगच्छति। तो यहाँ पे राज्ञः पुरुषः आगच्छति हमें तीन पद प्राप्त हुआ। प्रथम क्या है, राज्ञः, द्वितीय पुरुषः और तृतीय आगच्छति। ठीक, तो हमें ये पता है कि पदों का संक्षेपीकरण क्या होता है, समास होता है। तो हम दो पद क्या है, राज्ञः पुरुषः, अगर इन दोनों पदों में हम संक्षेपीकरण करें तो वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। जैसे यहाँ पे राज्ञः पुरुषः, इसमें कौन कौन सी विभक्ति है, तो राजन्वश पुरुषसु, राज्ञः में षष्ठी एक वचन है और पुरुषः में प्रथमांत एक वचन विभक्ति है। ठीक, तो क्या करेंगे, आपको यह सदैव ध्यान रखना है कि प्रथम पद की विभक्ति का लोप कर देते हैं। प्रथम पद की विभक्ति से तात्पर्य किसका है, तो जैसे यहाँ पे राज्ञः है, तो राज्ञः में जो राज्ञः किसका है, षष्ठी एक वचन का रूप है। तो अगर आपने सु औजस अमोट सस इत्यादि इस प्रकार से विभक्तियों को स्मरण किया होगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे राजन ngश है, तो यह जो ngश विभक्ति है इसका हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, और शेष क्या बचता है, राज शेष बचता है। और उसी के साथ उत्तर पद में सामान्यतः कोई परिवर्तन किए बिना ही क्या करते हैं, संयुक्त कर देते हैं दोनों ही पद को। तो समस्त पद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, राजपुरुषः। तो इस प्रकार पदों के संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं, न कि वर्णों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। और यहाँ पे सामान्यतः जो विद्वान हैं उनसे भी त्रुटि हो जाती है कि वर्णों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं, वर्णों के परिवर्तन को समास कहते हैं। ऐसा नहीं है, इससे आपको बचना है। और जो वर्णों का संक्षेपीकरण अथवा परिवर्तन है, उसमें जो विकृति आती है वर्णों में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक, तो हमने समझा पदों का जो संक्षेपीकरण होता है उसे समास कहते हैं। द्वितीय लक्षण की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुनाम पदानाम मिलित्वैक पद भवनम समासः, अर्थात बहुत से पदों का मिलकर एक पद होना ही क्या है, समास है। बहुत से पदों का, आप ध्यान रखिए, बहुत से पदों का, दो या दो से अधिक पदों का, बहुत से पदों का, इससे तात्पर्य यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक पदों का मिलकर अर्थात विभक्ति का लोप करके जो एक विभक्तित्व को प्राप्त होना क्या है, अर्थात एक विभक्ति के रूप में परिवर्तित होना क्या है, इसे ही हम समास कहते हैं। ठीक, तो जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे दो या दो से अधिक, जैसे दो यहाँ पे हमें पद प्राप्त हुए, एक कृष्णम और द्वितीय श्रुतः। ठीक, तो जो कृष्णम हमने पूर्व में ही कह रखा है कि सदैव किस विभक्ति का लोप होगा, तो जो प्रथम पद है, देखिए इसे पूर्व पद कहते हैं और इसे उत्तर पद कहते हैं। चूंकि यह पूर्व में उपस्थित है इस वजह से हम इसे पूर्व पद कहते हैं, और श्रुतः इत्यादि जो ये उत्तर में उपस्थित है इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद की संज्ञा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कृष्ण अम श्रुत सु, यहाँ पे दो पद है, कृष्णम श्रुतः। कृष्णम क्या है, द्वितीयांत एक वचन है, और श्रुतः क्या है, प्रथमा का एक वचन है, एक वचन का रूप है।
ठीक। तो यहाँ पे दो पदों का मिलकर एक पद होना, हमने लक्षण में क्या पढ़ा, बहुत से पदों का अर्थात दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक पद के रूप में परिवर्तित होना ही क्या है, अर्थात एक पद के रूप में परिवर्तन क्या है, इसी को हम समास की संज्ञा देते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमें दो पद प्राप्त है, कृष्णम और श्रुतः। तो कृष्णम इसमें हम क्या करेंगे, समस्त पद के रूप में हम क्या करेंगे, कृष्ण अम में जो अम विभक्ति है उसका लोप कर देंगे, और जो कृष्ण यह वर्ण समुदाय है इसका श्रुतः इस पद के साथ हम इसे संयुक्त कर देंगे और हमें समस्त पद प्राप्त होगा, कृष्ण श्रुतः। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। जैसे हमने उदाहरण कुछ दे रखे हैं, शंकुलया खंडः शंकुला खंडः। शंकुलया यह तृतीयांत एक वचन का रूप है, खंडः प्रथमांत एक वचन का रूप है, अर्थात शंकुला के द्वारा जो खंड विशेष है, शंकुला के द्वारा, अब हिंदी में भी आप समझे कि द्वारा यह क्या है, कारक चिन्ह है। तो जो प्रथम पद है उसका जो कारक चिन्ह है उसे हम क्या कर देते हैं, उसे हम लोप कर देते हैं। तो शंकुला के द्वारा खंड के द्वारा का हमने लोप कर दिया, शंकुला खंड, यह समस्त पद हिंदी में प्राप्त हुआ। संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में चूंकि विभक्तियों को हम संयुक्त करके रखते हैं, जो प्रथम में संज्ञा वर्ण समुदाय जो भी होता है उसके साथ विभक्तियों को संयुक्त करके रखते हैं। तो शंकुलया इस प्रकार का, जैसे अपने रामो रामो रामः रामम रामो रामान, इसमें ये क्या होते हैं, ये सभी पदांत होते हैं, ये सभी सुप या तिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसे हम सुबंत या तिगंत भी कहते हैं या पदांत भी कहते हैं। तो यह जो संकुलया, यह जो पद है, ठीक, यह तृतीया का एक वचन है, यह तो निश्चित हो गया। अब क्या करेंगे कि तृतीया की जो विभक्ति है, हमें पता है कि समास में क्या करना है, जो पूर्व पद है उसकी विभक्ति का लोप कर देना है, और जो अग्रिम यानी अंतिम उत्तर पद की जो विभक्ति है उसको उसके साथ ही रखना है और दोनों को जोड़ देना है। जैसे संकुलया है, संकुला टा खंड सु, संकुलया खंडः, इस प्रकार। तो टा को हम क्या करेंगे, टा का लोप कर देंगे और संकुला खंडः इसको हम संयुक्त कर देंगे, संकुला खंडः, यह समस्त पद हमें प्राप्त होगा। सेम वैसे ही धान्येन अर्थः, धान्यार्थः, जो भी पदार्थ होगा, ठीक। तो धान्यटा अर्थ सु, यह हमें दो पद प्राप्त हुआ है। तो आपको पता है कि समास के लिए हमें क्या करना है, तो जो पूर्व पद होगा उसके विभक्ति का लोप कर देना है। तो हमने वैसे ही किया, धान्य टा में टा का हमने लोप कर दिया और अर्थ, यह जो पद था, पदांत था, उसके साथ हमने जोड़ दिया। तो धान्यार्थ, दीर्घ संधि के साथ धान्यार्थ, यह समस्त पद हमें प्राप्त हुआ। वैसे ही हरिणा त्रातः, हरिटा त्रातसु, ठीक। तो इसमें पूर्व पद में जो टा विभक्ति है इसका हम लोप कर देंगे और त्रातः को सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, हरि इस वर्ण समुदाय को उसके साथ संयुक्त कर देंगे त्रातः के साथ, हरि त्रातः, यह समस्त पद हमें प्राप्त होगा। वैसे ही चोरात भयम, चोर भयम, चोर ञे भय सु, वैसे ही क्या करेंगे, पूर्व पद में जो भी विभक्ति है ञे उसका हम लोप कर देंगे, चोर शेष बचेगा, उसको अग्रिम पद के साथ संयुक्त कर देंगे, चोर भयम। हरिश्च हरश्च, हरिहरौ और पीतम्बरम यस्य स पीताम्बर, इसको आगे समझेंगे। हम अब विग्रह को समझ लेते हैं। विग्रह कहते किसे तथा विग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम समझते हैं विग्रह किसे कहते हैं। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक हो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, उस वाक्य को विग्रह कहते हैं, ठीक। अब समझ लेते हैं, हमें जिज्ञासा होती है कि वृत्ति कहते किसे कहते हैं। फिर तो वृत्ति के लिए हमने पढ़ रखा है कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, इसके लिए लघु सिद्धांत में एक वृत्ति दी हुई है, कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः, अर्थात
कृदंत तद्धित समास एक शेष और सनाद्यंत धातु रूप वृत्तियां कितनी होती है? 5 होती हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि समास भी क्या है? समास भी एक वृत्ति है। यहाँ पे समास को भी एक वृत्ति के रूप में संगणना की गई है। तो समास भी क्या है? एक वृत्ति है। अर्थात समास के अर्थ का जो अवबोधक वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ठीक, जैसे हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, यहाँ पे राज्ञः पुरुषः, लौकिक उदाहरण समझ लेते हैं। राज्ञः पुरुषः, ठीक, तो यहाँ पे राज्ञः पुरुषः 2 पद है। ठीक, तो इस पद से किसके अर्थ का बोध हो रहा है? तो राजपुरुषः, यह जो समस्त पद है इसका हमें बोध हो रहा है। अर्थात समास क्या है? सर्वप्रथम तो समास एक वृत्ति है, और समास इस वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक वाक्य हो, यह एक वाक्य है राज्ञः पुरुषः। ठीक, यह वाक्य क्या कर रहा है? वृत्ति के अर्थ का अवबोधन करा रहा है। कैसे अवबोधन करा रहा है? तो वृत्ति क्या हो गया? यहाँ पे समास भी हमने पढ़ा अभी कि समास भी क्या है? एक वृत्ति है। तो समास रूपी यह जो राजपुरुष, समास रूपी वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक वाक्य है, अर्थात राज्ञः पुरुषः क्या है? इस राजपुरुषः के अर्थ को बता रहा है। ठीक, तो यह क्या हो गया? यह एक विग्रह हो गया। ऐसा है, आप समझ चुके होंगे कि समास के अर्थ को बताए उसे हम विग्रह कहते हैं, और वह विग्रह 2 प्रकार का होता है। जैसे राजपुरुषः में लौकिक विग्रह कौन सा है? राज्ञः पुरुषः। इसका लोक में ही प्रयोग होने की वजह से इसे हम लौकिक विग्रह कहते हैं। अर्थात राज्ञः पुरुषः इसका व्याकरण में प्रयोग नहीं होता है, केवल लोक मात्र में प्रयोग होता है। वैसे ही जो अलौकिक विग्रह होता है उसका किसमें? लोक में प्रयोग नहीं होता है। अर्थात लोके भवः लौकिकः और न लौकिकः अलौकिकः। अर्थात जो लोक में हो उसे क्या कहते हैं? उसे लौकिक कहते हैं। और जो लोक में नहीं हो, अर्थात विधि के क्रम में केवल जिसका उपयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। आशा है आप लौकिक और अलौकिक दोनों ही विग्रह को भली प्रकार समझ चुके होंगे। अब संस्कृत में समास के भेद और हिंदी में समास के भेद को क्रमशः समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो हमने पढ़ा है समासः पंचधा, अर्थात समास के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। इस प्रकार हमें संस्कृत में 5 समास प्राप्त होते हैं। हमने कुछ नोट दे रखा है। तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, कर्मधारय भेदो द्विगुः। अर्थात तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु। चूंकि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और इसका जो व्याकरण है वह उसमें एक उच्च कोटि की वैज्ञानिकता सन्निहित है, इस वजह से यहाँ पे उस वैज्ञानिकता को समझेंगे भी। हिंदी में इसी को क्या किया है? हिंदी भाषियों ने, हिंदी के आचार्यों ने कर्मधारय को एक अलग भेद के रूप में परिगणित किया है और वहीं द्विगु को भी एक स्वतंत्र भेद के रूप में परिगणित किया है। लेकिन वहीं संस्कृत के आचार्यों ने एक निश्चित आधार पर समास के भेदों का वर्गीकरण किया है। उसको हम अभी समझेंगे कि किस आधार पे विभिन्न समासों का, अर्थात 5 प्रकार के समासों का वर्गीकरण किया है हमारे संस्कृत के आचार्यों ने। सर्वप्रथम हम अव्ययीभाव समास को समझ लेते हैं। तो जिस भी पद में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है उससे, अर्थात सदैव अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद ही प्रधान होता है। आप सामान्यतः समझें कि जो समस्त पद होता है पूर्व में वो 2 पद के रूप में होता है। अर्थात जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। राजपुरुषः क्या है? एक समस्त पद है। और वहीं राज्ञः पुरुषः यह कैसा पद है? तो यह एक समस्त नहीं है, बल्कि यह असमस्त पद है। ठीक, ये 2 पद है। तो
जो पूर्व वाला पद है सदैव अव्यय भाव में वही पद प्रधान होता है। ठीक, और वही तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद अर्थात जैसे राज्ञः पुरुष, यहाँ यही इसी उदाहरण के साथ हम समझेंगे। राज्ञः पुरुष यह वस्तुतः तत्पुरुष का ही उदाहरण है। हमने सामान्यतः समझने के लिए इसका अव्यय भाव के रूप में भी प्रयोग कर दिया। तो जो तत्पुरुष समास होता है उसमें सदैव क्या होते हैं, सदैव मतलब प्रायः, कभी कभी प्रायः क्या होते हैं, उत्तर पद ही प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि में प्रायः कोई न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसकी अपेक्षा एक अन्य पद अर्थात तृतीय पद प्रधान होता है। और वहीं द्वंद्व में क्या होता है, तो द्वंद्व में प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार संस्कृत के आचार्यों ने देखा कि जो कर्मधारय समास है और जो द्विगु समास है, दोनों में ही क्या हो रहा है, तो उत्तर पद की ही प्रधानता रह रही है। इस वजह से संस्कृत के आचार्यों ने क्या किया कि तत्पुरुष के भेद के रूप में ही कर्मधारय और द्विगु दोनों ही समासों की परिगणना की। और वहीं हिंदी में समास के सामान्यतः 6 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय और द्वंद्व समास। यह हिंदी में समास के सामान्यतः 6 भेद हैं। अब हम केवल समास को समझ लेते हैं। केवल समास पूर्व में हमने नहीं बताया था कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है। सामान्यतः जैसे कारक में षष्ठी विभक्ति, जितने भी षष्ठी विभक्ति के अलावा अन्य विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों से जो भी अवशिष्ट शब्द रूप होता है वह किसमें सन्निहित हो जाता है, वह षष्ठी विभक्ति में। सेम वैसे ही जो भी समस्त पद इन चारों में अर्थात अव्यय भाव में, तत्पुरुष में, बहुव्रीहि में और द्वंद्व में, इन चारों ही के नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वह किस समास में परिगणित होते हैं, केवल समास में परिगणित होते हैं। जैसा कि इसका लक्षण दे रखा है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तो केवल समास, अर्थात जो समास विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त हो, अर्थात जिसकी कोई संज्ञा न दी गई हो। अर्थात तत्पुरुष की तो एक संज्ञा दी गई है, इसका तत्पुरुष नाम है, इसका अव्यय भाव समास है, इसका अव्यय भाव नाम है। तो इस प्रकार जो यह समास है इसकी कोई संज्ञा नहीं है, बल्कि इसको सामान्यतः केवल समास हम कह देते हैं, यानी एक सामान्य समास है। ठीक, उदाहरण को समझते हैं। जैसे पूर्वम भूतः भूतपूर्वः। ठीक, इसका क्या है, पूर्वम भूतः भूतपूर्वः। यहाँ पे जो भूत शब्द है वह क्या है, प्रधान है। ठीक, तो यहाँ पे प्रधानता के रूप में और अप्रधानता के रूप में जज नहीं करते हैं। सामान्यतः अगर तत्पुरुष इत्यादि चारों समासों के नियमों के अंतर्गत जो भी समस्त पद नहीं आता है उसे हम किस में रखते हैं, उसमें केवल समास में, उसको केवल समास में रखते हैं। वैसे ही वागर्थौ इव वागर्थाविव अव्यय भाव समास को समझ लेते हैं। अव्यय भाव समास किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हिंदी में लक्षण दे रखा है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद संज्ञा हो और साथ ही जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अर्थात अव्यय भाव में सामान्यतः समास में 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, इसमें जो राज्ञः है यह पूर्व पद है और पुरुषः यह उत्तर पद है। ठीक, तो अव्यय भाव समास में क्या होता है, सदैव जो पूर्व पद होगा वह अव्यय होगा और जो उत्तर पद होगा वह कोई संज्ञा होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि जो समस्त पद होता है उसमें एक नियम है, वह सदैव नपुंसक लिंग एक वचन रहता है। ठीक, और उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, अर्थात उसका कोई रूप नहीं चलता है। जैसे राम शब्द का रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेण इत्यादि रामेषु और संबोधन इत्यादि का रूप भी चलता है। उसकी तरह जो अव्यय भाव समास होता है, अव्यय होने के कारण उसका कोई रूप नहीं चलता, वह नित्य ही नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। जैसे
प्रतिदिनम, अनुदिनम। तो प्रतिदिनम का कोई भी रूप नहीं चलेगा, अर्थात प्रतिदिनम इसका प्रथमा के एक वचन में भी प्रतिदिनम ही प्रयोग होगा, द्विवचन में भी, बहुवचन में भी केवल प्रतिदिनम ही प्रयोग होता है। ठीक, अर्थात इसका कोई रूप नहीं चलता है। और ठीक वैसे ही अनुरूपम, अनुरूपम भी सेम वैसे ही है। और प्रधानता के लिए हमने पूर्व में ही बता रखा है कि इसका कौन सा पद प्रधान रहता है, तो पूर्व पद प्रधान रहता है, अर्थात सदैव अव्यय जो होता है वही प्रधान होता है। इसका एक लक्षण हमने दे रखा है, लक्षण है अनव्ययम अव्ययम संपद्यते इति अव्ययी भावः, अर्थात जो समास अव्यय भिन्न को अव्यय के रूप में परिवर्तन कर दे, परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिदिनम, प्रति जो है वह तो अव्यय है, लेकिन जो दिनम है वह क्या है, वह संज्ञा है। तो इस दिनम को भी अव्यय के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो इस वजह से इसका अव्यय भाव यह संज्ञा दी गई है। ठीक वैसे ही लौकिक विग्रह के साथ जो समस्त पद हैं, अर्थात समास युक्त जो पद हैं, उन्हें हम देख लेते हैं ब्रीफली। हरौ इति अधिहरि, गाह पाति इति गोपाः तस्मिन् अधिगोपम। सेम वैसे ही कृष्णस्य समीपम। और एक विशेषता और होती है, जैसे यहाँ पे जो अव्यय होता है, उस अव्यय का लौकिक विग्रह में अर्थ कुछ और होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं उपकृष्णम है, यहाँ पे उप क्या है, उप अव्यय है, लेकिन उप जो है वह किस अर्थ में है, तो समीप अर्थ में है। अर्थात लौकिक विग्रह में क्या होता है, उप जिस अर्थ में होता है उस अर्थ का हम उपयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, सेम वैसे ही मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, अर्थात जो सुपद है वह किस अर्थ में आया है, समृद्धि अर्थ में आया है। सेम वैसे ही यवनानाम व्यर्थि दुर्यवनम, मक्षिकाणाम अभावः, अर्थात मक्खियों का अभाव, निर्मक्षिकम, यहाँ पे निर उपसर्ग किसकी अर्थ में आया है, अभाव के अर्थ में। वैसे ही अति हिमम में अति जो अव्यय है वह अत्यय, अत्यय अर्थात क्षय, नाश के रूप में आया है। ठीक वैसे ही अति निद्रम, अति निद्रम में जो अति है वह अभाव के रूप में आया है। तो वैसे ही हरि शब्द से प्रकाशः इति हरि विष्णु पश्चात अनुविष्णु, यह लौकिक विग्रह हमने समझा। अब हम इसी समास समझे, तत्पुरुष की तरफ बढ़ेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उसके लक्षण। तो उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में बाद वाला अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। ये आपने समझ ही रखा है पूर्व में ही। तत्पुरुष के भी 6 भेद हो जाते हैं। तृतीय तत्पुरुष से तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि के रूप में 6 भेद हो जाते हैं। तो एक एक करके हम इसे समझ लेते हैं। जैसे अच्छा, तत्पुरुष समास में होता क्या है, यहाँ पे प्रायः जो विग्रह वाला पद होता है, एक समस्त पद होता है और एक व्यस्त पद होता है। व्यस्त पद में जैसे व्यस्त पद कौन सा हो गया, राज्ञः पुरुषः, यह क्या हो गया, यह व्यस्त पद है, अर्थात दोनों अलग अलग पद है। और जो समस्त पद है, अर्थात 2 पद मिलके एक पद के रूप में जो परिवर्तित हो गया है वह समस्त पद है। तो यहाँ पे समस्त पद क्या हो गया, राजपुरुषः, और वहीं व्यस्त पद क्या हो गया, राज्ञः पुरुषः। ठीक, तो सदैव क्या होता है, आपने पूर्व में ही समझ रखा है कि जो पूर्व पद होता है, जो व्यस्त पद में पूर्व पद होता है, उसकी विभक्ति का हम लोप कर देते हैं, अर्थात विभक्ति के चिन्ह का लोप कर देते हैं। और जो उत्तर पद है उसके साथ उसे, अर्थात पूर्व में जो भी वर्ण समुदाय है उसे संयुक्त कर देते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, इसमें राजन गश पुरुषसु राज्ञः, तो राजन गश पुरुषसु, ngस का हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। अब हमारे पास अवशिष्ट अर्थात शेष वर्ण समुदाय बचता है राज, और उत्तर पद हमें प्राप्त होता है पुरुषः। अब क्या करते हैं, इन दोनों को संयुक्त कर देते हैं और राज पुरुषः, ऐसा हमें एक नवीन समस्त पद प्राप्त होता है। तो आपने समझा, तत्पुरुष समास में हम क्या करते हैं, जो व्यस्त पद है उसकी पूर्व पद में जो भी विभक्ति चिन्ह है उसका हम लोप कर देते हैं और उत्तर पद के साथ संयुक्त कर देते हैं।
अब समझते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास है, उस द्वितीय तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हिंदी में तो कु होता है और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः अम औट शस होते हैं। तो क्रमशः हिंदी में क्या होता है? को का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। और संस्कृत में क्या हो गया? अम औट शस, इसका क्रमशः हम लोप कर देते हैं। उदाहरण है कृष्णम श्रुतः, अर्थात कृष्ण अम श्रुत सु। यहाँ पे जो अम है, अम विभक्ति है। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है किस किस विभक्ति का द्वितीय तत्पुरुष समास में किन किन का लोप होता है, तो अम औट शस का लोप होता है। तो जो अम है, अम का हम क्या करेंगे? कृष्ण में जो अम है उसका लोप कर देंगे और श्रुत सु, इसके साथ हम कृष्ण को संयुक्त कर देंगे, हमें समस्त पद प्राप्त होगा कृष्ण श्रुतः। सिम वैसे ही ग्रामम गतः, अर्थात गांव को गया हुआ। ठीक, गांव को क्या हो जाएगा? ग्राम गत, गांव को गया, ग्राम गत। और संस्कृत में क्या होगा? ग्रामम, ग्राम अम और गत सु, इसके साथ जो पूर्व पद है अर्थात ग्रामम है उसमें अम विभक्ति का क्या करेंगे? लोप कर देंगे और उत्तर जो पद है उसके साथ इसे संपृक्त कर देंगे, तो ग्रामम गतः ऐसा एक समस्त पद हमें प्राप्त होगा। तृतीय तत्पुरुष समास को कर देते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है इसमें, किन किन विभक्तियों का विभक्ति की कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में से अथवा के द्वारा इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और संस्कृत में टाभ्याम विस क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में तृतीया के विभक्ति में प्रयुक्त होता है। इसका उदाहरण समझते हैं। संकुलया खंडः, इसके पूर्व हम समझ लें कि जो तृतीया तत्पुरुष समास होता है उसमें भी क्या होता है कि जो यह विभक्ति चिन्ह है अर्थात हिंदी में से अथवा के द्वारा और संस्कृत में टाभ्याम भिस, इनका क्या होता है? इनका लोप हो जाता है। ठीक, पूर्व पद में। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण में समझते हैं, संकुलया खंड अर्थात संकुला के द्वारा जो खंड है। ठीक, तो संकुला के द्वारा खंड, यहाँ पे के द्वारा क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो संकुला के द्वारा विभक्ति चिन्ह का हमने लोप कर दिया, शेष क्या बचा? संकुला और खंड, इसको जोड़ दिया हमने, समस्त पद क्या प्राप्त हुआ हमें? संकुला खंड। ठीक, तो हिंदी में संकुला खंड प्राप्त हुआ और वहीं संस्कृत में संकुलया खंडः, संकुला खंडः अर्थात संकुला टा खंड सु। संकुला के साथ जो टा विभक्ति है उसका हम लोप कर देंगे। सामान्यतः अवशिष्ट वर्ण समुदाय हमारे पास क्या बचेगा? संकुला खंडः। तो इसका क्या करेंगे? हम संयुक्त कर देंगे इसे एक दूसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा? संकुला खंडः। ठीक, तो यह समस्त पद बचेगा। किन किन कारक चिन्हों का लोप होता है? तो हिंदी में के लिए इस कारक चिन्ह का लोप होता है और संस्कृत में ङे भ्याम भ्यस इस विभक्ति का क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का लोप होता है। जैसे युपाय दारू, युप के लिए दारू, दारू अर्थात लकड़ी, तो युप के लिए दारू, युप दारू। तो के लिए इस हिंदी में इस विभक्ति चिन्ह का हमने लोप किया और अवशिष्ट अर्थात शेष शब्द हमारे पास क्या बचा? तो युप और दारू, तो युप दारू यह समस्त पद हो गया। हमने क्या किया? आप ध्यान से समझे कि पूर्व पद की जो भी कारक चिन्ह है उसका हमने लोप कर दिया और जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है उसको संयुक्त कर दिया, तो हमें समस्त पद प्राप्त हो गया, अर्थात समास के रूप में हमें नवीन पद प्राप्त हो गया। और वैसे ही संस्कृत में क्या करते हैं? तो संस्कृत में ङे भ्याम भ्यस इन विभक्तियों का हम लोप करते हैं, अर्थात जो पूर्व पद है उनमें ये विभक्तियाँ होती हैं ङे भ्याम भ्यस, और इनका हम लोप कर देते हैं और उसके साथ ही हमें समस्त पद प्राप्त होता है। जैसे युपाय दारू, युप ङे और दारू सु, तो इसमें जो पूर्व पद है उस पूर्व पद में जो स्थित ङे विभक्ति उसका लोप कर देंगे और उसके साथ ही युप और दारू इस शेष बचे हुए
पद और वर्ण समुदाय को क्या करेंगे, संपृक्त कर देंगे, संयुक्त कर देंगे, तो हमें समस्त पद प्राप्त हो जाएगा। तो हमें समस्त पद क्या प्राप्त हुआ, युपदारु। आपको एक जिज्ञासा और होगी, युपाय में मैं बोल रहा हूँ युपज्ञे और दारुसु कि व्याकरण में रूपों की सिद्धि हम करते हैं। जैसे राम, उसके साथ प्रथमा का एक वचन सु आता है और उसका हम विसर्ग कर देते हैं, एक निश्चित विधि के अनुसार यह किया जाता है। तो युपाय ञे को, युपज्ञे को हम क्या कर देते हैं, य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। एक विशिष्ट सूत्र होता है इसमें और एक निश्चित विधि का आश्रयण लिया जाता है। तो युपाय दारु, यह जो व्यस्त पद है इसका समस्त पद के रूप में हमने युप ञे में स्थित जो ञे विभक्ति चिन्ह है उसका लोप कर देते हैं और युप दारु, यह हमें समस्त पद प्राप्त होता है। सेम वैसे पंचमी में भी क्या करते हैं, विभक्ति चिन्ह से होता है और संस्कृत में ngसि भ्याम भ्यस होता है, तो इनका भी विभक्ति चिन्ह का लोप कर देते हैं। जैसे उदाहरण है चोरात भयम, चोर ञे भय सु, ठीक। तो चोर ञे, इसमें ञे का लोप कर देंगे, अवशिष्ट क्या बचेगा, चोर और भयम है ही, इसको संपृक्त कर देंगे चोर भयम, यह हमारा समस्त पद हमें प्राप्त होगा। वैसे ही षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या होगा, इसका कारक चिन्ह, हिंदी में कारक चिन्ह क्या होता है, उस आम। तो पूर्व पद में स्थित जो गस उस आम है इसका क्या करेंगे, लोप करेंगे और उत्तर पद के साथ संयुक्त कर देंगे, राजपुरुषा, यह समस्त पद हमें प्राप्त होगा। सेम वैसे ही सप्तमी में क्या होगा, सीधे इसका उदाहरण समझते हैं। सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, मे पै पर, हिंदी वाला, और नी ओ सुप, नी ओ सुप, यह कारक चिन्ह होता है संस्कृत में। इसका हम लोप कर देंगे, पूर्व पद में स्थित होगा और उत्तर पद के साथ संपृक्त कर देंगे, तो हमें समस्त पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे अक्षेषु सौंडः, अक्ष सुप सौंड सु, ठीक। तो इस प्रकार पूर्व पद में स्थित जो नी ओस सुप, ठीक है, सुप है ना, तो सुप का हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे, अक्ष अवशिष्ट बचेगा और सौंडः इसके साथ संयुक्त कर देंगे, तो अक्ष सौंडः, इस प्रकार समस्त पद हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।